हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी टेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, है ना फ्रेंड्स। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। फर्स्ट, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के लिए क्या सहायक है, मतलब क्या उपयोगी है। तो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा करेंगे तो यह इंक्लूसिव एजुकेशन के विरुद्ध जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड है लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल। लचीला पाठ्यक्रम तो यहाँ पे सही है, लेकिन अनम्य स्कूल ये गलत है, क्योंकि लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। यहाँ पे लचीला पाठ्यक्रम तो ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे अनम्य स्कूल कैलेंडर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें रिजिड स्कूल कैलेंडर नहीं रखना है। अनम्य क्या मतलब, रिजिड, दृढ़, है ना। थर्ड है ऑप्शन, विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। ये बात सही है समावेशी शिक्षा के लिए कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थी, लंगड़े और विकलांग, अंधे, बहरे, सब प्रकार के बच्चे आते हैं। तो उन सभी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उचित आवास की व्यवस्था करना, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। गुणज वैकल्य। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुणज वैकल्य का मतलब तो गणित नहीं आती बच्चे को, गणित में पठन वैकल्य का मतलब है कि पढ़ना नहीं आता है, पढ़ने में कमज़ोर है। भाषा वैकल्य, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, गति समन्वय कौशल, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है हमारा कि व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। मतलब शारीरिक निपुणता से हमारा गति समन्वय, मतलब गति समन्वय की चल फिर नहीं सकता है और शारीरिक कठिनाई है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बालक देख नहीं सकता, जो बालक अंधा है, उसके लिए क्वेश्चन में पूछा है कि उनके समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता, उनके लिए आसपास की जो चीज़ें हैं उनको समझाने के लिए मौखिक रूप से, मतलब हम उसको आवाज़ से समझा सकते हैं, उसे मुख के द्वारा समझा सकते हैं। ये बात सही हो जाएगा। सेकंड है, इन विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स दें। जो विद्यार्थी अंधा है उसे हम हस्तलिखित नोट्स देंगे तो क्या वो पढ़ पाएगा, क्या उसे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं ना। ये बात बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का, बालक जब कुछ देख सकता नहीं तो ब्लैक बोर्ड क्या करेंगे हम। उन्हें स्कूल के लिए एक संकाल में दाखिला दें। बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, एक ही विद्यालय में समावेशी शिक्षा को अपनाना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है कि जो जनजाति लोग के समुदायों के विद्यार्थी आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के, ठीक है ना, उनके समावेशन के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए।
तो ऑप्शन है उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। ये बात तो सही है, ये बात हमें करनी चाहिए, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए पूछा है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, ये बात भी सही है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए ये पूछ रखा है। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, ये बात भी सही है फ्रेंड्स। उनकी लोकगीतों और गीतों को शामिल करेंगे तो उनमें जिज्ञासा की भावना जागृत होगी बच्चों में, और वो आसानी से सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, है ना। फोर्थ ऑप्शन है उन सब प्रत्ययों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। यहाँ पे अप्रासंगिक है इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे सही हो जाएगा कि यही चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हम सब प्रत्ययों को उनके कॉन्टेक्स्ट में रह के उनके प्रासंगिक रूप से पढ़ाएंगे, न कि अलग थलग करके अप्रासंगिक रूप से, ठीक है। तो यही हमें नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन का रणनीति का सही युग्म है? ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा ज़्यादा समय तक कोई चीज़ कर नहीं सकता है, वो पढ़ नहीं सकता है कुछ लंबे समय तक, ठीक है ना। तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ज़्यादा समय तक पढ़ नहीं पाता है ना। तो इसे लंबी अवधि की फिल्में दिखाएंगे नहीं। जब वह बच्चा लंबे समय तक बैठ नहीं सकता, कंसंट्रेट नहीं रह सकता, पढ़ नहीं सकता लंबे समय तक, तो उसे लंबी अवधि की फिल्में दिखा के क्या करेंगे? उसे तो छोटे छोटे खंडों में हमें चीज़ों को तोड़ के पढ़ाना है ना। यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारी दिनचर्या, ये बात सही है। जो अस्वलीनता एक ऐसा प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति आत्मविमोहित रहता है, वह इगोसेंट्रिक होता है, दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, दूसरों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, है। कारण है अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। फ्रेंड्स, जो अभिकथन है ना, वो शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी शिक्षक कुछ भी चीज़ के लिए निर्णय लेते हैं उनमें विद्यार्थियों की राय, उनकी सहमति भी जरूरी होती है, और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। ये बात बिल्कुल अभिकथन हमारा सही है। कारण देख लेते हैं, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। गलत है दोस्तों, क्योंकि अधिगम जो होता है शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित नहीं किया जाता है। विद्यार्थी अधिगम को कहीं से भी सीख सकता है, विद्यार्थी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से भी सीखता है, सोशल इंटरेक्ट से भी सीखता है, ठीक है। यह शिक्षक केवल उसको स्थानांतरित नहीं करता है। तो देख लेते हैं कि हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। कौन से ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है? थर्ड ऑप्शन है कि ए सही है और लेकिन आर गलत है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, जो उनके द्वारा पहले से ही समझाया और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं ना, वो किसी नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ के जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो उनकी पुरानी ज्ञान है, उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, उसी से वो सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, ये ऑप्शन गलत है। अस्पष्ट और अप्रासंगिक ये गलत है। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है,
अपरिचित और अज्ञात नहीं, परिचित और ज्ञात होनी चाहिए, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। ये भी गलत है। उनकी संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप ही उन्हें शिक्षा देनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं है वो पूछा है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, ये बात गलत है फ्रेंड्स, तो यही बात यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कि सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके पे सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, ऐसा नहीं है। उनके सीखने के सभी कार्य बाहर से और वह अनुकरण से भी सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कारक विद्यार्थियों के असफलता का कारक है। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, असंदर्भित पाठ्यक्रम। हम बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में रह के ही पढ़ाना है, ना कि गैर संदर्भित पाठ्यक्रम देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे उनकी असफलता का महत्वपूर्ण कारक है, यही जिम्मेदार है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए शिक्षार्थी की इसमें सक्रिय भूमिका होती है दोस्तों, सक्रिय भूमिका होती है, जिससे वह लर्निंग प्रभावी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक कौशल, अधिसंज्ञानात्मक कौशल, ठीक है, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो जो अधिक संज्ञानात्मक कौशल है वह स्वयं के चिंतन और अधिगम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अधिक संज्ञानात्मक कौशल ऐसा कौशल है जिसमें बच्चा चिंतन और अधिगम को नियमित करता है। खुद के जो चिंतन वह अपने संज्ञानात्मक स्तर के ऊंचे की सोचता है कि वह किस तरह से अधिगम कर रहा है, कैसे कर रहा है, चिंतन कर रहा है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रुटियों के बारे में निम्न में से क्या कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका देती हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। बच्चों में त्रुटियां स्वाभाविक हैं, उन त्रुटियों को करने के लिए मतलब उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें खत्म करने के लिए इनाम या पुरस्कार नहीं देना चाहिए। त्रुटियां करेंगे तो ही बच्चे सीखेंगे। ठीक है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि उनकी त्रुटियों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उनमें उन त्रुटियों को अर्थपूर्ण अधिगम में बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग और अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक से प्रभावित करते हैं, ये बात भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो विद्यार्थी जो है कि वो अपनी अंदर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताबें पढ़ रही है, ठीक है ना। तो वह कहीं ना कहीं उसके महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, ठीक है। वह उसे जानने की कोशिश कर रही है, अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने की कोशिश कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। यहाँ पे कठोर पाठ्यक्रम गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। लचीला पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोहराती है, ठीक है। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NAP 2020 मल्टीलिंगुअलिज्म और संपूर्ण शिक्षा की और संपूर्ण समग्र शिक्षा को बढ़ावा देती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर यदि वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।